TNS द नवीद शो में हमारी आज की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने अमन की खातिर जद्दोजहद में अजीम मिसाल रकम की, जिसने तकालीफ बर्दाश्त की, जिसका मैसेज पूरी दुनिया तक गया, जिसके नज़रियात आज की नौजवान नस्ल तक इसलिए नहीं पहुंच पाते कि वो हमारे निसाब का हिस्सा नहीं, वो किताबों में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन इस अमल से भी उसका कद छोटा नहीं हुआ। वो हमेशा अमन चाहता था, वो अंग्रेज साम्राज्य को इस खित्ते से निकालना चाहता था। जी हाँ, हमारी आज की कहानी फ्रंटियर गांधी बाचा खान की कहानी है। आप जानेंगे पाकिस्तान के इस हीरो के बारे में, काबुल के इस हीरो के बारे में, दिल्ली के इस हीरो के बारे में। हश्त नगर में पैदा होने वाला, इत्तमान ज़ई गांव में जन्म लेने वाला, 1919 में दुनिया की बड़ी तहरीक और दर्स देने वाला बाचा खान। खान अब्दुल गफ्फार खान उर्फ बाचा खान। अपनी पैदाइश के हवाले से उन्होंने अपनी वालदा से पूछा कि मैं कब पैदा हुआ था माँ। उन्होंने कहा कि उस टाइम तारीख़ पैदाइश के अंदराज को तालीम ना होने की वजह से मुमकिन ना बनाया जा सका, जिसकी वजह से मैं इतना बता सकती हूँ कि जब तुम्हारे बड़े भाई डॉक्टर खान की शादी हुई तो तुम 11 साल के थे। तो डॉक्टर खान की शादी 1901 में हुई बड़े भाई की। इस वजह से बाचा खान की पैदाइश को 1890 में तसव्वुर किया जाता है। बाचा खान के वालिद खान बहराम खान थे। उनकी एक खूबी इलाके में मशहूर थी कि वो खुशामदी और हाकिम परस्त नहीं थे, और यही दर्स वो अपनी औलाद को दे रहे थे कि हाकिम सिर्फ एक ज़ात होती है, इंसान इंसानों के हाकिम उस तरह से नहीं बन सकते, वो तो सर्विस देने के लिए आते हैं और ख़िदमत के नाम से जाने जाते हैं। और यूँ खान बहराम खान की औलाद में उस टाइम खान अब्दुल गफ्फार खान इस फ़लसफ़े का प्रचार पूरी ज़िंदगी अपनी शनाख्त बना चुके थे। बाचा खान को सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस करना पड़ा अपनी ज़िंदगी के आगाज़ में होश संभालते ही, वो था मुल्लायत का चैलेंज। क्योंकि बाचा खान को सुनने को ये मिल रहा था कि मदारिस में सिर्फ दीनी तालीम होनी चाहिए, गोरे की तालीम, अंग्रेज़ी तालीम ये आपको जहन्नुम में ले जाती है। बाचा खान इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि दुनिया का इल्म कुफ्र है। बाचा खान ने इस बात का इनकार किया और यही इनकार बना बाचा खान की पहचान। बाचा खान ने जब कुरान की तालीम मुकम्मल की तो उनकी उम्र 8 साल थी। उसके बाद 8 साल की उम्र में उन्हें मदरसे में भेजा गया, जहाँ पे उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। बाचा खान हश्त नगर से निकले और मिशन हाई स्कूल पेशावर तक पहुँचे। मिशन हाई स्कूल में बाचा खान के लिए बारानी काका खिदमात सरंजाम दिया करते थे। बारानी काका बाचा खान को फ़ौज के किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे। बाचा खान ने इसी तासुर को अपने जहन में रखा और ये फ़ैसला किया कि क्यों ना फ़ौज को ज्वाइन कर लिया जाए। कोई ये नहीं जानता था कि ये आदमी जितना कद में बड़ा है उतना ही दिमाग और फैसलों में भी बड़ा है। भर्ती खाने में हाजिर होने से पहले बाचा खान पहुंचे अपने एक दोस्त से मिलने, जो ऑलरेडी रिसालदार की नौकरी किया करते थे और फौज के महकमे में अपनी खिदमात सरंजाम दिया करते थे। वो वहां पे पहुंचे और गपशप जारी थी। इतनी देर में उन्होंने अपनी आंखों से एक वाकया देखा कि वहां पे एक लेफ्टिनेंट आए। लेफ्टिनेंट ने उनके दोस्त से कहा, सरदार जी तुम भी अंग्रेज़ बनना चाहते हो? इस वजह से कहा कि उन्होंने उस टाइम टर्बन या कैप नहीं पहनी हुई थी बाचा खान के दोस्त ने, और उन्होंने वही वाली फ़ौजी कटिंग कराई हुई थी जिस पे उन्होंने उसे तंज किया कि ये इतनी बड़ी ख्वाहिश है तुम्हारा अंग्रेज़ बनना कि तुमने अपना तमाम तर गेटअप भी हमारे जैसा कर लिया है। बाचा खान को रिसालदार दोस्त से ज़्यादा इस जुमले की तकलीफ़ महसूस हुई। उसने कहा ये तज़हीक है, ये तज़हीक है, ये तज़हीक ग़ुलामी की वजह से हमारे हिस्से में आई है। तो बाचा खान वहीं से उल्टे कदमों लौटे, वापस गए, घर पहुँचे और कहा, वालिद साहब मैं इस फ़ौज से इनकारी हूँ जो हाकमियत की फ़ौज है, जिसकी सर्विस का मकसद
गुलामी को कबूल करना है। ब्रिटिश आर्मी में नौकरी से इनकार के बाद बाचा खान ने तालीम से दोबारा रिजू करने का फैसला किया। आप पहुंचे कैम्बलपुर। वहां पे गए तो मौसम पे एतराज़ हो गया कि ये मौसम मुझे अच्छा नहीं लगा। वहां से निकले तो कादियान पहुंचे कि अब मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। कादियान भी कुछ ऐसा ही मसला हुआ, दिल नहीं लग रहा था। बाचा खान को वो सर्द रातें बहुत याद आती थीं। बाचा खान को इत्तमान ज़ई के गांव की फ़िज़ा तंग करती थी। बाचा खान कहते अपने दोस्तों से, हाँ मुझे भी नहीं पता मेरा दिल क्यों नहीं लगा, लेकिन मुझे मौसम पे एतराज़ है। बाचा खान कादियान में उदासी के साथ रात को सो गए। सुबह उठे, अपने दोस्तों के पास पहुँचे और बताया, मैंने एक ख्वाब देखा है, ये एक इशारा है। उन्होंने कहा वो ख्वाब क्या था? बाचा खान ने कहा कि मैं कुएं में गिर जाता हूँ। जब कुएं में गिरता हूँ तो एक लंबा हाथ मेरी तरफ बढ़ता है। मेरे कानों में आवाज़ आती है कि तुम क्यों बार बार कुएं में गिरते हो, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, बाहर निकलो, कुआं तुम्हारा मुकाम नहीं है, जो गिर रहे हैं उनको बचाओ, तुम कुएं से निकालने वाले हो। बाचा खान ने जब अपने दोस्तों से कहा तो दोस्तों ने भी कहा, गफ़ार खान, कादियान को छोड़ने का वक्त हुआ चाहता है। ये इशारे मस्बत इशारे हैं, ये बड़े इशारे हैं, बड़े दिमाग इस चीज़ को समझ सकते हैं। बाचा खान ने उसी वक्त ख्वाब सुनाने के बाद वहाँ से उठे, सामान बांधा और वापस गांव चले गए। वहाँ से निकले और उसके बाद पहुँचे अगली मंजिल पर, जिसका नाम अलीगढ़ है। अलीगढ़ में बड़े बड़े रहनुमाओं को देखा, ऑब्जर्व किया, मुशाहिदा किया, सीखा, सीखने का दर्स दिया। अलीगढ़ से निकले, शऊर का ये आलम था। 1919 की बात है, कैलेंडर घूमता है, वहाँ पे पहुँचते हैं इत्तमान ज़ई में। इतने दौरानिए में अंग्रेज़ सरकार रोल्ट एक्ट लगाती है, जिसके मुताबिक जो भी पख्तून वहाँ पे बगावत का अलंबरदार होगा या बगावत जैसी सरजनिश करेगा, उसको कुचलने की कोशिश की जाएगी। आपने वहाँ से बगावत का हकीकी आगाज़ कर दिया। आपने वहाँ पे बागी का नारा बुलंद किया और पहली दफ़ा 6 माह की कैद काटी। जैसे ही कैद से बाहर आए तो अपने गांव में एक मदरसा कायम किया। मदरसे में दीनी तालीम को साथ लेके चलना बाचा खान की और कौम की ज़रूरत थी, लेकिन बाचा खान और दूसरी दीनी मदारस में वाज़े फ़र्क ये था कि कौम परस्ती के नुक्ता नज़र से भी वहाँ पे तालीम दी जाती थी। अंग्रेज़ चीफ कमिश्नर सर जॉन ने कहा, अपना मदरसा बंद कर दीजिए। बाचा खान ने इनकार किया। मैंने आपको बताया था, बाचा खान की सबसे बड़ी शनाख्त इनकार। इसको याद रखिएगा। सर जॉन से कहा, मैं मदरसे को बंद नहीं कर सकता, तालीम आम होनी है, मुझे शऊर बांटना है, मुझे पख्तूनों की परसेप्शन चेंज करनी है। लेकिन बाचा खान के मदारिस पे पाबंदी लगना शुरू हो गई। सर जॉन उस टाइम बाचा खान के साथ खड़े ये सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर ये शख्स चाहता क्या है। वक्त गुजरा 1921। आपने खिलाफत तहरीक में हिस्सा लिया। इसकी पादाश में 3 साल कैद सुनाई गई। ये 3 साल गुजरे। यहाँ से बाचा खान की शख्सियत का सबसे बड़ा पहलू सामने आया, जिसे सुर्ख पोश तहरीक, रेड शर्ट्स मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, खुदाई खिदमतगारों की तहरीक। बाचा खान का नजरिया हर बंदा खरीद रहा था। हाँ, ये सच कह रहा है, ये खैर ख्वाह है, ये वेल विशर है। बाचा खान ने सुर्खपोश तहरीक को, जो नॉन वायलेंस के ऊपर मबनी थी, उसी तहरीक को गोरे साम्राज्य के लिए खतरा बना दिया। बाचा खान को उस टाइम फ्रंटियर गांधी यानी सरहदी गांधी के नाम से पुकारा जाने लगा। बाचा खान मसीहा बन चुके थे। बाचा खान सुर्ख पोशों के साथ आगे बढ़ रहे थे। बाचा खान इस तहरीक को साम्राज्य को निकालने की तहरीक में बदलने जा रहे हैं। 1930 ही की बात है। गांधी अपनी तहरीक चला चुके थे। इधर बाचा खान के अंदर भी एक तजब्जुब, एक इज़्तराब
आगे बढ़ रहा था, बाचा खान ने फैसला किया कि नमक का कानून तोड़ने की तहरीक का 1930 ही में आगाज़ किया जाए। 23 अप्रैल 1930 में बाचा खान हज़ारों लोगों के मजमे के साथ किस्सा खानी बाज़ार पेशावर पहुँचे, जहाँ पे हर तरफ सुर्ख पोश फैले हुए थे। इतनी ही देर में गोरा साम्राज्य वहाँ पे जिसकी टांगें कांप रही थीं, उन्होंने उस पे खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी। मजमा डिस्पर्स होता गया, मज़ाहमत पे गोलियाँ बरसती गईं। मज़ाहमत पे गोलियाँ इतनी बरसीं कि सैकड़ों अफराद उस दिन हलाक हुए। 4 घंटे मुसलसल फायरिंग के बाद वहां पे सुर्ख पोशों की लाशों से सुर्ख खून बह रहा था। बाचा खान के साथी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, लेकिन नजरिया उससे ज्यादा ताकत और तवाना जिंदगी के साथ खड़ा हो रहा था। बाचा खान के साथी किस्सा खानी बाजार का सबसे बड़ा किस्सा बन चुके थे। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 4 घंटे की फायरिंग में 57 अफराद लुकमाए अजल बने। 38 लाशें अस्पतालों में नामालूम करार दी गईं। 30 अप्रैल को दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद 11 मई 1930 को सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज कर दिया गया। गुलाम मोहम्मद ऑफ लॉन्ड खोर्ड गफार खान के पैरोकार थे, उन्हें भी गिरफ्तार करके 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। बाचा खान के पैरोकार इस गिरफ्तारी के बाद दोबारा मुश्तिल हो गए कि अगर बाचा खान ऑलरेडी जेल में हैं तो क्या इसकी तहरीक को उनके कोई साथी लीड नहीं कर सकते। इस पे दोबारा मुश्तिल होने के बाद दोबारा फायरिंग का इंसिडेंट हुआ और 70 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 150 अफराद जख्मी हुए। 1901 के फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन एक्ट से, जिसके बारे में बाचा खान ने कहा यह काला कानून था। शायद हलाकू खान ने भी इस तरह का कानून नाफिज ना किया हो। इसमें हमारी खवातीन को कचहरियों में घसीटा जाता, घरों से निकाला जाता, सड़कों पर उनको बेइज्जत किया जाता। बाचा खान अपनी आप बीती में लिखते हैं, तशद्दुद नफरत है और अदम तशद्दुद मोहब्बत। यही वजह थी कि 1932 में खुदाई खिदमतगारों पर तारीखी मुजालिम ढाए गए। 4 सदा में खुदाई खिदमतगारों को सड़कों पर खड़ा करके उनकी शलवारें उतारी जाती, बरहना करके उन पर तशद्दुद किया जाता, उनके खाइयों, फौतों यानी टेस्टिकल्स को रस्सियां बांधकर खींचा जाता, जिसके बाद वो बेचारे बेहोश हो जाते। यही नहीं, उन्हें बेहोशी के आलम में पेशाब से भरे गड्ढों में फेंका जाता और वहां पे गोते दिए जाते। इस मौके पे अपनी आप बीती में बाचा खान लिखते हैं कि मुझे हबीब नूर की मिसाल याद आ गई। हबीब नूर 4 सदा में चीफ कमिश्नर की कचहरी में हाजिर हुए। उस वक्त के चीफ कमिश्नर उस दिन वहाँ पे मुख्तलिफ फैसले सुना रहे थे। हबीब नूर खुदाई खिदमतगारों पर मुजालिम के हवाले से शदीद सदमे से दोचार थे। इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि असिस्टेंट कमिश्नर की कचहरी में पहुंचकर अपना तमंचा यानी पिस्टल निकाला और अंग्रेज असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर तान दिया, मगर गोली नहीं चली। उन्होंने फौरन से अंग्रेज असिस्टेंट कमिश्नर को गिरेबान से यूं उठाया और जमीन पे धड़म से पटक दिया और कहा, एसी साहब, मैं आपको कत्ल तो नहीं कर सका, लेकिन यहाँ इस कचहरी में जलीलो ख्वार जरूर करके जा रहा हूँ। हबीब नूर को इस वाक़े की पादाश में फौरन से गिरफ्तार कर लिया गया और अगले 24 घंटों में सजाए मौत सुना दी गई। और कुछ ही दिन के बाद 1 लाख का मजमा पेशावर में जलसे की सूरत में उमड़ आया। बाचा खान लोगों की तरफ से यह रिस्पांस देखकर हैरान रह गए। उनका मानना था कि मैं जानता था पख्तून जाग चुका है, अब ये मजमे इन फिरंगियों को लपेट कर ले जाएंगे। वो जलसा कामयाब रहा। उसके 2 रोज के बाद इस्लामिया कॉलेज पेशावर के तुलबा ने साथ ही एक इलाके में एक नया जलसा रखा। बादशाह खान से राब्ता किया गया कि आप आइए और इस जलसे को सजाइए, लेकिन चंद दिनों के बाद किसी गद्दार ने उनकी जासूसी की और बादशाह खान को उनके वालिद के उसी ज़रई फॉर्म से गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह खान को गिरफ्तारी के बाद मर्दान जेल ले जाया गया।
जेल पहुंचते ही बाचा खान को बेड़ियां पहनाने का हुक्म सादिर किया गया। जेल सुपरिटेंडेंट बाचा खान के लिए बेड़ियां लेके आए। लेकिन एक अजीब वाकया हुआ। उस दिन ये पता चला कि बाचा खान के साइज की पूरी जेल में कोई बेड़ियां नहीं है। बाचा खान जेल की सलाखों से बाहर आए तो उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। गांधी ने कहा, मैं आपकी अंग्रेज़ों के साथ एक मीटिंग रखाना चाहता हूँ। बाचा खान ने बड़ा तारीखी जुमला बोला। बाचा खान ने कहा, गांधी जी, मैं फिसलन पर पाँव नहीं रखता, ये ना हो वो मीटिंग में मैं फिसल जाऊं और फिरंगी देखते के देखते रह जाएं। गांधी जी ने कहा, क्या मैं अंग्रेज़ों से गुफ्तशनीद नहीं करता? बाचा खान ने कहा, आप तो महात्मा हैं, मैं महात्मा नहीं। बाचा खान ने कहा, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि फिरंगी का चेहरा सफ़ेद होता है मगर दिल स्याह। बाचा खान अपनी आप बीती में लिखते हैं कि यह सिर्फ 4 सद्दा की एक कहानी थी। हरीपुर जेल में उस वक्त 10 से 12 हजार खुदाई खिदमतगार कैद थे। इन 10 से 12 हजार कैदियों में से ढूंढ ढूंढ के काबिल, मुअज़्ज़ज़ और तालीम याफ्ता कैदियों पर ज़्यादा जुल्म ढाए जाते, उनसे चक्कियाँ पिसवाई जाती और उनको बैदों से मारा जाता और वो बेहोश हो जाते। खुदाई खिदमतगार 4 सद्दा, हरीपुर, पिशावर, हर जगह पर फिरंगियों के जुल्म सितम का निशाना बन चुके थे। क़याम पाकिस्तान से कबल बरतानवी साम्राज्य ने खान अब्दुल गफ्फार खान उर्फ बाचा खान को 7 मरतबा गिरफ्तार किया, जिसमें गिरफ्तारी की कुल मुद्दत 15 साल बनती है। बाचा खान अपने जेल के दिनों की कहानी सुनाते हैं कि मेरी काल कोठड़ी शुमाल की जानिब थी और इस वजह से जब तक मैं जेल में रहा मुझे रोशनी नहीं पहुंच सकी। मैं जो पजामा पहनता वो पिंडलियों तक भी ना आता और जो शर्ट यानी कमीज़ मैं पहनता वो मेरी नाफ से ऊपर रह जाती और जब मैं नमाज पढ़ने के लिए बैठता तो पजामा हर रोज़ फट जाया करता। 23 फरवरी 1948 बादशाह खान ने पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली का हल्फ उठा लिया। नए मुल्क से और उसके परचम से वफादारी का आगाज़ हो चुका था। बादशाह खान ने कहा कि मैं इस मुल्क के साथ खड़ा हूँ और फिर बानिए पाकिस्तान और कानून साज असम्बली के सरबराह मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें चाय पे मदऊ किया। बाचा खान और मोहम्मद अली जिन्ना की चाय पे मुलाकात हुई। मोहम्मद अली जिन्ना ने बाचा खान को गले लगाया और कहा, बाचा खान, मैं आज बहुत खुश हूँ, सिर्फ इस वजह से कि आज मुझे लगा है कि मेरा पाकिस्तान बनाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। पख्तूनिस्तान के इशू को बाचा खान ने क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि जैसे पंजाब में पंजाबी, सिंध में सिंधी, बंगाल में बंगाली रहते हैं, इसी तरह से NWFP में पश्तून रहते हैं। यहाँ कोई हमें अफ़गान कह रहा है तो कोई पठान, हम ऐसा नहीं चाहते। तो इस वजह से हमें पख्तून शनाख्त चाहिए और पख्तूनिस्तान का इशू महज ये इशू है, ये पाकिस्तान का ही हिस्सा रहेगा, लेकिन ये वादा वफा कीजिए और हमारे साथ हमारी शनाख्त को डेवलप करने में साथ दीजिए। बादशाह खान और हुकूमत के दरमियान ये मफाहमत ज़्यादा देर ना चल सकी और 15 जून 1948 को बादशाह खान को गद्दारी के इल्ज़ाम में, बगावत के इल्ज़ाम में री अरेस्ट कर लिया गया। दोबारा गिरफ्तारी हुई और 3 साल की सज़ा सुनाई गई। बादशाह खान को मगरबी पंजाब की जेल मोंटगोमरी में भेज दिया गया। वहाँ से आप 3 साल के बाद रिहा हुए तो उसके फ़ौरन बाद दोबारा 3 साल की सज़ा सुना दी गई और यूं 6 साल बाचा खान लगातार जून 1948 से ऑनवर्ड्स जेल में रहे। अप्रैल 1961 अयूब खान ने बाचा खान को दोबारा अरेस्ट करवा दिया और उसके बाद उन्हें सिंध की एक जेल में मुंतकिल कर दिया गया। 1961 का साल वो साल है जो बाचा खान की जिंदगी में बहुत सारे नेगेटिव टाइटल्स लेके आया। बाचा खान को अफगान एजेंट के तौर पे टाइटल किया गया। उसको सर्टिफिकेट दिए गए कि ये अफगान एजेंट है, ये एजेंट है मुल्क के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस बागी गद्दार।
20 जनवरी 1964 बाचा खान को शदीद अलालत की वजह से जेल से रिहा करना पड़ गया और बाचा खान अपने इलाज के लिए इंग्लैंड चले गए। जब इंग्लैंड पहुंचे, इलाज जारी था, तब अमेरिका में एक पख्तून ग्रुप ने उनसे राब्ता किया और इसी तरह मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर ने दावतनामा भिजवाया कि आप हमारे पास आइए। बाचा खान ने ना अमेरिकन पख्तून ग्रुप की ये इनविटेशन कबूल की और ना ही मिस्री सदर की। उन्होंने कहा, नहीं, मैं इलाज मुआलजे के बाद वापस पाकिस्तान जाऊंगा। 12 दिसंबर 1964 को जाहिर शाह की दावत पे बाचा खान अफगानिस्तान पहुंचे। काबुल में बाचा खान का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। अफगानिस्तान में हर तरफ बाचा खान के लिए खुशामदीद और पखैर रागले के नारे लग रहे थे। एस फिदा यूनस, जो काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने में कौंसल अफीसर रहे, उन्होंने अपनी किताब थाने से सफारत तक में लिखा कि 1969 में बाचा खान को गांधी जी की बरसी में शिरकत के लिए इंडिया से दावतनामा मौसूल हुआ। उस वक्त बाचा खान के पासपोर्ट की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी थी। पासपोर्ट की मियाद ख़त्म होने की वजह से अफ़गान हुकूमत ने कहा कि आप अफ़गान पासपोर्ट लीजिए और गांधी जी की बरसी में शिरकत कर लीजिए। लेकिन बाचा खान ने कहा, नहीं, मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ही सफ़र करूंगा। और इसी तरह से काबुल में ही इंडियन सफारतकार ने कहा, बाचा खान एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती हैं, उन्हें किसी पासपोर्ट या किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाचा खान ना माने, ना मानने की आदत थी, इसलिए इस बार भी ना माने और कहा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ही जाऊंगा। और उन्होंने दरख्वास्त दी कि मेरे पासपोर्ट को रीन्यू किया जाए। फिदा हुसैन, जिनकी किताब का मैं हवाला दे रहा हूँ, इन्होंने ही वो दरख्वास्त रिसीव की और वजारत खारजा को ये दरख्वास्त अरसाल कर दी। जब वहाँ से अप्रूवल आई तो बाचा खान का नया पासपोर्ट बना। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उन्होंने इंडिया का सफ़र किया और वहाँ पे जाके तमाम लोगों को पाकिस्तान से अपने जुड़े रहने का सबूत दिया। बादशाह खान के भतीजे मोहम्मद यूनस अपनी किताब पर्सन्स, पैशंस एंड पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि बाचा खान जब अपने कपड़ों की गठड़ी उठाए जहाज से नीचे उतर रहे थे तो इंदिरा गांधी ने कपड़ों की वो गठड़ी उनसे लेने की कोशिश की कि बाचा खान, ये मुझे दे दीजिए, मुनासिब नहीं लगता, आप हमारे बड़े हैं। बाचा खान ने इनकार किया और बड़े तारीखी अल्फाज बोले। बाचा खान ने कहा, आप पे पहले ही गांधी जी के जाने के बाद बहुत बोझ आ चुका है, ये बोझ मेरा बोझ है, मुझे उठाने दीजिए। 70 की दहाई के अवाइल में बाचा खान को अफगानिस्तान हुकूमत की तरफ से जलालाबाद में एक घर दिया गया। बाचा खान उस मकान में रहना शुरू हो गए और पलंग की बजाय चारपाई का इस्तेमाल करते। बाचा खान नर्मो नाजुक बिस्तरों के कभी आदी रहे ही नहीं थे, तो इस वजह से उन्होंने एक चारपाई पर वहाँ पे दिन गुजारे। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत का सबसे बड़ा शहरी एजाज़ भारत रत्न अवार्ड दिया गया, जिससे तारीख के इस बड़े किरदार का कद मज़ीद बुलंद हुआ। फ़ख्र अफ़गान, फ़ख्र पश्तून खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान उर्फ बाचा खान ने 98 साल की उम्र में 20 जनवरी 1988 को सुबह 6:55 पर आखिरी सांस ली। अदम तशद्दुद का ये दाई, ये पैगंबर तशद्दुद की दुनिया को छोड़कर खालिक़ हकीकी के पास जा रहा था। उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उनकी तदफीन अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद के उनके घर के सहन में की जाए। फ्रंटियर गांधी के तकरीबन 20,000 चाहने वाले एक जुलूस की शक्ल में उस रोज पाकिस्तान से अफगानिस्तान बगैर किसी पासपोर्ट के दाखिल हुए कि हमारा हीरो जा रहा है। वो अपने हीरो को ड्यूरन लाइन क्रॉस करके जलालाबाद तदफीन के लिए पहुंचे। उदास दिल, बोझल सांसें, बाचा खान दुनिया से जा रहे थे, लेकिन नजरिया अपनी जमात को अमानतन सौंप के जा रहे थे कि अदम तशद्दुद एक हकीकत है जो हर दौर में हर मुल्क की जरूरत रहेगी।
TNS دا نوید شو میں آج کے لیے اتنا ہی. آپ کے لیے کہانیوں کا سلسلہ جاری رہے گا, روشنی کا سلسلہ, آگہی کا سلسلہ, امن کا سلسلہ, چاہت اور محبت کا سلسلہ. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا.